Hello everyone. Today we are going to discuss the chapter Cell the Unit of Life from NCERT, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ. इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, सारा लाइन क्लियर रहेगा. उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बता दूंगी. बॉटनी के हर चैप्टर्स को हम लोग NCERT से ऐसे सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे. मेरा जो अभी चैप्टर का सीक्वेंस रहेगा तो 11th का जो फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ते हो सेल, वो मैं अभी कर रही हूँ. फिर 12th का जो फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ते हो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो मैं करूँगी. इस तरह से हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आगे बढ़ेंगे. 11th अल्टरनेटिवली हम लोग करेंगे. इस पहले पैराग्राफ में आते हैं. यहाँ पे बस इतना लिखना चाह रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म में सेल होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के होते हैं और कुछ जो होते हैं हमारी तरह मल्टी सेलुलर होते हैं. एक सेल वाले का यहाँ पे तुम कुछ एग्जाम्पल रिकॉल कर सकते हो. अमीबा, इंटामीबा हिस्टोलाइटिका, प्लाज्मोडियम, ट्रिम्पैनोसोमा. तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल जो तुम प्रोटोजोआ से ले सकते हो. ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स है. यूग्लिना, डायटम्स, डेस्मिड्स, जो भी तुम्हारे मन में है. तुम प्रोकैरियोटिक सेल का भी नाम ले सकते हो, सिंगल सेल, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारी चीज़ें. इस लाइन में, इस पैराग्राफ में लिखना चाह रहा है कि ऐसा क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कोई नॉन लिविंग है. तो उसका जवाब इसने खुद दिया, सेल. लेकिन टेक्निकली मेटाबॉलिज्म इज़ द बेस्ट आंसर, क्योंकि सेल होगा तभी तुम मेटाबॉलिज्म कर पाओगे. चलो आते हैं. इस पैराग्राफ में पूछ रहा है एक सेल क्या है. तो एक सेल ऐसा चीज़ है ना कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है. और सारा ज़रूरी जो फंक्शन है लाइफ का वो सारा एक सेल कर सकता है. ठीक है, अगर कोई भी सेल कोई भी स्ट्रक्चर अगर एक कंप्लीट सेल से कम है तो वो इंडिपेंडेंटली लिव नहीं कर सकता. यहाँ ये कहना चाहता है वायरस के बारे में. वायरस इंडिपेंडेंट लिव नहीं करता, उसको एक दूसरा होस्ट सेल चाहिए, उसके अंदर आता है, तब जाके वो अपना फंक्शन स्टार्ट करता है. तो इसलिए कंक्लूजन है सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें याद रखने के लिए दी गई है जो एग्जाम में आ सकता है. देखो, पहला सेल रॉबर्ट हुक ने देखा था, लेकिन वो डेड सेल था, वो यहाँ मेंशन नहीं है. यहाँ पे लाइव सेल जो है एंटन वॉन ल्यूविनहोइक, इन्होंने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से एक लाइव सेल, जिंदा सेल को देखा था. न्यूक्लियस को देखने का काम यहाँ रॉबर्ट ब्राउन का है. इनके बारे में आगे भी लिखा हुआ है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब जा करके सेल के अंदर की चीज़ें, सेल ऑर्गेनल्स दिखने लगे. कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जैसे न्यूक्लियस हो गया, वो बड़ा होता है, तो बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी, स्कूल में जो माइक्रोस्कोप होता है ना सिंपल वाला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ी होता है, उसमें भी न्यूक्लियस अंदर का दिख जाता है. तो जो बेसिक मेजर सेल ऑर्गेनल्स है उनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए. जबकि न्यूक्लियस हो गया है, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सिंपल माइक्रोस्कोप से भी दिख जाते थे. गोल्जी बॉडी चूँकि डेंसली स्टेन हो जाता है. सेल थ्योरी पे आते हैं. सेल थ्योरी में यहाँ पे एक जर्मन बॉटनिस्ट और एक जर्मन जूलॉजिस्ट, इन दोनों के बारे में याद रखना है. 1838 स्लेडन और उसके एक साल बाद 1839 में स्वान. इन दोनों ने अपना अपना चीज़ बताया. स्लेडन चूँकि बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने बोला कि प्लांट में सेल्स होता है और सेल्स मिलकर टिश्यू बनाता है. स्वान ने बोला कि यार प्लांट में तो है ही, एनिमल्स में भी है. लेकिन स्वान का बेसिक फोकस था बाहरी कवरिंग पे. तो इन्होंने बोला कि जो एनिमल सेल है उसमें बाहरी कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल में बाहरी कवरिंग सेल वॉल है. इतना इन स्वान ने कहा. दैट्स इट. और फिर कंक्लूजन इन्होंने दिया भाई कि मैंने प्लांट एनिमल दोनों के बारे में बताया है, तो दोनों में सेल है और सेल का प्रोडक्ट है. अब ये प्रोडक्ट क्यों कहा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल सेल के ही प्रोडक्ट से बनता है. फिर इन दोनों ने हाथ मिला लिया और उन्होंने सेल थ्योरी दिया. सेल थ्योरी की बैक मतलब विद जो भी बोल सकते हैं, मतलब उसकी कमजोरी क्या थी कि वो उन्होंने ये नहीं बता पाया कि नए सेल कैसे बनते हैं. तो इनसे तीसरे भाई ने हाथ मिलाया, रुडोल्फ विर्चो, 1855. तो इन्होंने बोला कि यार पुराने सेल से नया सेल बनता है, यानी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना, मतलब न्यू सेल फ्रॉम एक्स सेल. ठीक है. और फिर इन तीनों भाइयों ने हाथ मिला लिया और सेल थ्योरी का ये दो स्टेटमेंट है. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है और सेल का प्रोडक्ट है और वो सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं. ओवरव्यू ऑफ सेल. तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने बस इतना ही कहा है कि अगर तुम ओनियन सेल लो, प्लांट सेल का एग्जाम्पल लिया, या फिर तुम ह्यूमन चीक सेल ले लो. ठीक है. तो इन्होंने बस ये कहा कि प्लांट सेल में बाहर में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है भाई, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है. यहाँ से आता कितना कहा. फिर न्यूक्लियस को बोला कि वो एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, क्योंकि कलर डालने पे वो दिखता है ना, तो डेंसली स्टेन हो जाता है. और तुम इस डेंस चीज़ को एक और चीज़ से एक्सप्लेन कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें अंदर में जेनेटिक मटेरियल पैक्ड वैक्ड है, तो वो सारी कहानी यहाँ पे है. न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, हमारा डीएनए है. ठीक है. लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो प्रो मतलब पुराना, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, कि वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है लेकिन उस जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. ठीक है. और अगर दोनों में सिमिलैरिटी बात करें प्रो और यू में, तो दोनों में हमको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है जहाँ पे मेजर सेल की एक्टिविटीज़ होती है.
उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के बारे में लिख रहा है कि यार न्यूक्लियस को हटाओ ना यार, बाकी भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि जिनके पास मेम्ब्रेन है, जैसे ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइक्रो बॉडीज़ हो गए, वैक्यूल हो गए। ये माइक्रो बॉडीज़, इंक्लूजन बॉडी नहीं, इंक्लूजन बॉडी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड चीज़ें जो कहाँ मिलती हैं हमको, प्रोकैरियोटिक सेल में। माइक्रो बॉडी हमको मिलती हैं यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, ओके। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड चीज़ें नहीं मिलती। अब यहाँ पे ना 2 ऑर्गेनल के बारे में बता रहा है जो कि यूकैरियोटिक सेल में मिलती है और उनमें मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है और प्रोयू दोनों में मिलती है। और एक सेंट्रोसोम है जो सेंट्रियोल्स के मिलने से बनता है, वो सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं। और एनिमल सेल है क्या, यूकैरियोटिक सेल। तो सेंट्रियोल यानी सेंट्रोसोम और राइबोसोम ये दोनों नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से यहाँ पे ये कहना चाहता है। राइबोसोम के बारे में ये भी कह रहा है कि यार राइबोसोम जो है ना वो सेल के साइटोप्लाज्म में भी मिलता है और 2 ऑर्गेनल्स के अंदर भी मिलता है। 2 ऑर्गेनल्स कौन कौन है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और एक क्लोरोप्लास्ट। तो इन 2 ऑर्गेनल्स के अंदर मिलता है। पूछेगा यार अंदर मत बताओ, राइबोसोम किस ऑर्गेनल के ऊपर मिलता है, तो तुम बोलोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलता है और न्यूक्लियस का जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस पर भी हमको देखने को मिलता है। सेल का अलग अलग साइज होता है, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखनी, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ये बैक्टीरिया का ही भाई है, लेकिन एक डिफरेंस है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होता, बैक्टीरिया पे सेल वॉल होता है। अब इसके बैक्टीरिया का भाई का साइज अगर 0.3 माइक्रोमीटर है तो उसके बड़े भाई बैक्टीरिया का साइज होगा 3 माइक्रोमीटर। तो ये तुम 10 से मल्टीप्लाई करके याद रखना। तो सबसे छोटा सेल हो गया माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा आइसोलेटेड सेल है अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा, जब वो ओवुलेशन में एग निकाल रही वो वाला। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड सेल का डायमीटर ये बचपन से हर बुक में लिखा होता है ना, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर, याद रखना है। सबसे लंबा सेल हो गया नर्व सेल, मसल सेल भी लंबे होते हैं। और भी शेप्स हो सकते हैं जैसे डिस्क लाइक हो गया रेड ब्लड सेल, पॉलीगोनल तुमको देखने को मिले, एपिथेलियल सेल्स पॉलीगोनल, कॉलमनार एपिथेलिया, क्यूबोइडल एपिथेलिया, थ्रेड लाइक हो गया तुम्हारा न्यूरॉन। और इरेगुलर शेप का तुम अपना वाइट ब्लड सेल बोलते हो, इरेगुलर कोई फिक्स शेप नहीं, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन। तो अलग अलग फंक्शन करेगा तो अलग अलग शेप दिखेगा। ये रेड ब्लड सेल, ये वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल ऐसे गोल गोल दिख रहा है ना जब उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे, और ऐसा बाइकनकेव दिखेगा जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करेंगे। ये अमीबा शेप का, इरेगुलर शेप का, कोलुमनार एपिथेलिया, नर्व सेल। ये हो गया ट्रैकिड, एक सेल है अकेला, इलोंगेटेड है। और ये मीजोफिल सेल है, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये पत्तों में, लीफ में पाया जाता है। तो लीफ में फोटोसिंथेसिस तो होगा ही। यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कहना चाह रहा है कि बैक्टीरिया हो गया या ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। तो माइकोप्लाज्मा ही का एग्जाम्पल है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो इसलिए क्योंकि ये प्लूरल फ्लूइड, गाय के प्लूरल फ्लूइड में से निकाला गया था, न्यूमोनिया था उस गाय को, तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज एग्जाम्पल ऑफ माइकोप्लाज्मा। और देखो यार जो भी पुराने बच्चे वाले सेल्स हैं ना प्रोकैरियोटिक, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोटिक से। जैसे फॉर एग्जांपल 20 मिनट में एक बैक्टीरियल सेल पूरा डिवाइड करके मस्त नया 2 डॉटर सेल बना देता है, जबकि ह्यूमन सेल को ना 1 दिन लगता है, 24 घंटा। और ये जो बच्चे वाले सेल्स हैं ये अलग अलग शेप साइज़ के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का ही यहाँ पर टाइप ले लो तो रॉड लाइक हो सकता है, जिसको बैसिलस बोलेंगे, स्फेरिकल कॉकस, कॉमा शेप विब्रियो और स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल हो सकता है। तो यार प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना फंडामेंटली एक दूसरे से सिमिलर है, जबकि शेप और फंक्शन देखोगे तो बहुत अलग अलग है, लेकिन बेसिकली सिमिलर इसलिए है क्योंकि है ना इन सारे में ना कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। सारे प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होता है लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होता, इसलिए उसका नाम प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। मतलब बहुत अलग अलग तरह का शेप भी वो दिखा रहा है, ठीक है। और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नंगा है, नेकेड है, कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूँ, मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये इसका मेन डीएनए है। मेन डीएनए को हम बोलेंगे नेकेड डीएनए, न्यूक्लियोइड नेकेड डीएनए। ये ऐसा मैंने गोल बनाया है तो जरूरी नहीं सर्कुलर हो, ये लीनियर भी हो सकता है। लेकिन इस मेन डीएनए जीनोम के अलावा है ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए ये वाला जो मैंने बताया, और ये जो डीएनए मैंने बनाया है इसको तुम मानोगे कि ये सिंगल क्रोमोसोम है, क्योंकि दिखता भी है, एक क्रोमोसोम इसके सेल साइकिल के किसी एक पर्टिकुलर फेज में दिखता है। तो बैक्टीरियल सेल है, ये इसका मेन डीएनए है, जीनोम है, जो कि सर्कुलर या लीनियर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ये फिक्स है, ये सर्कुलर होगा, ये लीनियर सर्कुलर कुछ भी हो सकता है, ये सर्कुलर हो। और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वाला चीज़ है इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये बहुत सारा यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन हाँ वो कैरेक्टर जीने के लिए ज़रूरी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हर बैक्टीरिया के पास मेन डीएनए होता है लेकिन प्लाज्मिड हो ज़रूरी नहीं, इसलिए ये ऐसा कैरेक्टर देता है जो एकदम मतलब वाइटल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज तो देगा बैक्टीरिया को। कैसा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बैक्टीरिया है, इसके पास यहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड है, तो अगर इस डीएनए में एक जीन है, ये जीन अगर है तो ये बैक्टीरिया अब कोई एंटीबायोटिक डालने से नहीं मरेगा। जैसे मैंने इस बैक्टीरिया को मारने का कोशिश किया टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल करके,
लेकिन इसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में यानी रेजिस्टेंस में जीन है, तो फिर अब ये जो है ना उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक डालने पे भी नहीं मरेगा। तो यही वाली चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि इन एडिशन टू द मेन जीनोमिक डीएनए, यानी मेन जीनोमिक डीएनए मतलब जो सिंगल क्रोमोजोम है, ये सर्कुलर लीनियर दोनों हो सकता है। बहुत सारे बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए होता है। इन छोटे वाले डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं, और ये प्लाज्मिड कुछ यूनिक फेनोटिपिक कैरेक्टर उस बैक्टीरिया को देता है। जैसे एक कैरेक्टर है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, तो इसके बारे में तुम जो है इन हायर क्लासेस 12th क्लास में पढ़ोगे। यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड यानी एक्स्ट्रा वाला डीएनए इज यूज टू चेक यानी मॉनिटर बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। इस लाइन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो एक बैक्टीरियल सेल है और इसके पास प्लाज्मिड में जो भी, या मान लो कि एक बैक्टीरियल सेल इसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं था, बस मेन डीएनए था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार इसको प्लाज्मिड दिया जाए, इसको बाहर से कोई ऐसा प्लाज्मिड ला के दे दिया जाए ताकि ये भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो जाए। तो मैंने क्या किया, ला के इसको दे दिया। लेकिन जब मैंने इसको दिया प्लाज्मिड, तो क्या इसने लिया, क्या इसमें चेंज हुआ, क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो चेक करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मान लो मैंने बैक्टीरिया लिया, इसमें मैंने एक ऐसा प्लाज्मिड डाल दिया ताकि इसको टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल जाए, और अब चेक करना है कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो मान लो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा प्लाज्मिड गया है ना, या फिर नहीं गया। तो अगर गया तो मैं टेट्रासाइक्लिन डालूंगी तो नहीं मरेगा, बच जाएगा, क्योंकि इसमें तो रेजिस्टेंस चला गया। लेकिन अगर इस वाले बैक्टीरिया जिसमें मेरा बाहर से डीएनए प्लाज्मिड नहीं जा पाया है, उसमें अगर टेट्रासाइक्लिन डालूंगी तो ये मर जाएगा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं बैक्टीरिया का, इसको चेक करने के लिए हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट क्लास 12 में पढ़ेंगे। सो इन क्लास 12 यू विल लर्न दैट प्लाज्मिड डीएनए बाहर से जो लाया इज यूज टू चेक मॉनिटर बैक्टीरिया का चेंज, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं बाहरी डीएनए से। ठीक है, अब ये वाला चीज़ अगर मैंने एक्सप्लेन तुमको कर दिया है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, ये वाली बात तुम जानते हो, है ना। तो कोई भी ऑर्गेनल यूकैरियोट्स वाले प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते, एक ही है जो मिलता है दोनों में, राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स, अब जब इतना सारा एडवांटेज यूकैरियोट्स के पास है, तो प्रो में भी कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो यू में ना हो। तो वही यूनिक चीज़ क्या है, इंक्लूजन बॉडी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल है जो कि प्रोकैरियोट में मिलता है, और कोई भी मेम्ब्रेन से वो घिरा नहीं होता, साइटोप्लाज्म में रखा होता है। फॉस्फेट स्टोर कर सकता है, सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल, तो फॉस्फेट तो नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉस्फेट स्टोर करेगा। सियानोफाइसिल ग्रैन्यूल्स जो है ना, ये नाइट्रोजन को स्टोर करने के लिए, और ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन नीड ऑफ फूड है, इसको स्टोर करने। लेकिन अब देखो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ लिखा है, गैस वैक्यूल फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सबसे पहली बात, तुमने वैक्यूल लिखा तो मतलब मेम्ब्रेन है, लेकिन तुमने तो अभी बताया कि इंक्लूजन बॉडी यानी कि प्रोकैरियोट में कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड तो होता ही नहीं है, तो फिर वैक्यूल क्यों लिखा। तो यार देखो, हम लोगों में जो भी मेम्ब्रेन होता है फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बनता है, लेकिन ये जो गैस वैक्यूल्स वगैरह है इस बैक्टीरिया में है ये मेम्ब्रेन बाउंड नो डाउट, लेकिन ये लिपिड फॉस्फोलिपिड से नहीं, ये प्रोटीन वाले लेयर है, तो थोड़ा अलग टाइप का है गैस वैक्यूल। अब सोचो किसी बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल की जरूरत क्यों पड़ी, गैस बैक्टीरिया स्टोर करेगा तो उसको बोवेंट फोर्स मिलेगा, तो बोवेंसी के लिए उसने अपने अंदर गैस वैक्यूल रखा हुआ है, गैस स्टोर किया है। तो जो भी बैक्टीरिया का यहाँ नाम दिया जा रहा है सब एक्वेटिक है, तो इसको बोवेंट फोर्स के लिए चाहिए। और थोड़ा इसको डिटेल से चलते हैं। यहाँ पे ब्लू ग्रीन है ना बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी लिख रहा है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी तो जानते हो सियानो बैक्टीरिया, पानी में रहेगा तो उसको जरूरत है ना। पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या सिर्फ ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँ, ये ऑक्सीजन नहीं निकालते, ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं ये वाले। क्यों? क्योंकि ये जो है ना CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये CO2 को H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन निकलता बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का, इन्होंने सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं सल्फर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो ये वाली चीज़ें मैंने तुमको यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी के बारे में बता दिया। तो वही लिखा, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, एक स्पेशल डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन मीजोजोम। तो अब बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा है कि देखो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ होता है, मीजोजोम बोलेंगे, और ये इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो है मीजोजोम को भी एक्सप्लेन किए हुए, वो भी चीज़ें हम लोग एक बार देख लेते हैं। मीजोजोम यहाँ एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मीजोजोम, इट इज फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर में ऐसे इनफोल्डिंग है, वो ऐसे गोल वेसिकल के फॉर्म में हो सकता है, या लंबा टिब्यूल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर लेयर लैमिली के फॉर्म में हो सकता है। तो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल बनाने में हेल्प कर सकता है, सेल वॉल के कंपोनेंट्स को सिक्रीट कराने में,
डीएनए को रेप्लिकेट कराने में, कि डीएनए जब डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन से डिस्ट्रीब्यूट करने में। उसके अलावा यहाँ पे रिस्पिरेटरी एंजाइम्स तुमको सेल मेम्ब्रेन पे लगे दिख सकते हैं, रिस्पिरेशन में हेल्प कर सकता है, चीज़ों को बाहर सिक्रीट करने में, चीज़ों को अंदर लेने में भी। सरफेस एरिया तो बढ़ाएगा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो एंजाइमेटिक कंटेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। और अगर कोई भी ऐसा साइनोबैक्टीरिया या कोई भी प्रोकैरियोट है जिसको फोटोसिंथेसिस करना है, तो उनके केस में जो सेल मेम्ब्रेन है, मीजोजोम है, उसमें पिगमेंट कलर लगा दिखेगा, तो उसको हम क्रोमेटोफोर नाम देंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मीजोजोम। मैंने मीजोजोम और इंक्लूजन बॉडी दोनों डिस्कस कर दिया। सेल इन्वेलप कुछ नहीं है यार, बैक्टीरिया कुछ ऐसे होता है ना जिनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाहर में एक और लेयर होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट, सारा पॉइंट सुनो खत्म हो जाए। ग्लाइकोकैलिक्स है ना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना है, यानी चिपचिपे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब ये चिपचिपे पॉलीसेकेराइड एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक होंगे तो इनको हम कैप्सूल कहेंगे, और लूजली पैक होंगे तो इनको हम स्लाइम लेयर कहेंगे। क्यों है ये, इसका काम क्या है भाई? तो देखो यार, काम मैं बता देती हूँ। सबसे बाहरी एक लेयर एक्स्ट्रा आया तो क्या करेगा, मेरे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाहर आया तो सेल मेम्ब्रेन से तुम जानते हो एंटीजन निकला होता है, बैक्टीरिया का एंटीजन, उसको ढक लेता है। तो अगर बैक्टीरिया किसी भी इंसान के अंदर गया तो एंटीजन ही ढक गया। तो क्या इंसान का WBC एंटीजन को देख पाएगा? नहीं। और क्या इंसान का WBC एंटीबॉडी बना पाएगा? नहीं। तो ये जो सबसे बाहरी लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, इसने क्या किया, इसने बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाया। ठीक है, तो ये काम करेगा ये जब ये बहुत टाइटली पैक होगा। तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर टाइट हो, कैप्सूल हो तब। अगर वो लूजली पैक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड लूजली पैक है, तब तो यार एंटीजन तो बाहर अपीयर हो सकता है। तो उस केस में ये जो है ना इम्यून सिस्टम से नहीं बचा पाएगा, आप बोले ये वाटर लॉस वगैरह से बचा रहा है। ग्लाइकोकैलिक्स का ये काम है, दैट्स इट। आते हैं सेल वॉल पे। तो पहले मैंने जो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बताया वो देख लो। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना अलग अलग कॉम्पोजिशन, थिकनेस का देखने को मिलेगा। लूज होगा तो स्लाइम लेयर बोलेंगे, थिक होगा, टफ होगा तो कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, सेल वॉल के बारे में बता रहा है, तो सेल वॉल के बारे में लिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो देता ही है सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज़ से बनता है? बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन नाम और नाक के मिलने से बनता है, और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, बर्स्टिंग कोलैप्सिंग से सेल को बचाता है। देखो, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना है, वो थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है। अगर सेल वॉल थिक है तो क्या होगा, और थिन है तो उसके बेसिस पे हम किसी भी बैक्टीरिया को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव। अगर सेल वॉल थिक है तो वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कहलाता है, अगर सेल वॉल थिन है तो वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव कहलाता है। क्यों, ग्राम क्या है भाई? तो एक ग्राम स्टेन हम लोग यूज़ करते हैं। ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने एक कलर स्टेनिंग टेक्निक बनाई थी, उन्होंने कलर वलर डाला था, तो जो जिनका सेल वॉल थिक था वो उस कलर को ले लेते थे, और कलर रिमूवर से भी उनका कलर नहीं निकलता था। तो पर्पल कलर, ग्राम स्टेन, पर्पल कलर डालने पे वो पर्पल ही हो जाते थे। अगर हम डी कलराइजर उसके बाद डालेंगे भी तब भी वो कलर बाहर नहीं निकलेगा, सेल वॉल बहुत थिक है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन अगर सेल वॉल थिन है तो पर्पल कलर डालने के बाद डी कलराइजर डालेंगे तो वो कलर पर्पल निकल जाएगा, और फिर से अगर किसी भी कलर से स्टेन करेंगे, जैसे कि सैफ्रॉन पिंक से स्टेन करेंगे, तो क्या होगा कि वो कलर पिंक ले लेगा। तो कहने का मतलब है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज डिवाइडेड ऑन इनटू मतलब कौन से बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस इन सेल वॉल। सेल वॉल अगर थिक है तो ग्राम पॉजिटिव, सेल वॉल अगर थिन है तो ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसा कलर शो करते हैं, स्टेन, तो पर्पल, ग्राम स्टेन, और जो ग्राम नेगेटिव है वो पिंक। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, दैट्स इट। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम सब जानते हैं कि सेल वॉल जो था, सेल वॉल वो एकदम मतलब फुल्ली परमिएबल, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ चीज़ें लाने देता है, कुछ चीज़ें नहीं लाने देता। मीजोजोम मैंने पहले डिस्कस कर दिया। अब बैक्टीरियल सेल चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं। अगर वो चल रहे हैं तो उनमें फ्लैजिला है, और फ्लैजिला यार ऐसा नहीं, फ्लैजिला कैसे निकलता है, तो सबसे लंबा तो फिलामेंट होता है, उसके अलावा जो फंसाने वाला चीज़ होता है उसको हुक कहेंगे, हुक से फंसेगा, ऑब्वियस ही बात है। और उसके नीचे में हमको देखने को मिलेगा बेसल बॉडी, ये 3 पार्ट हमको देखने को मिलेगा फ्लैजिला का। सबसे लंबा पार्ट जो होगा ऑब्वियस ही बात है फिलामेंट ही होगा। फ्लैजिला के अलावा, बैक्टीरियम फ्लैजिला के अलावा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्स पिलाई, कि इस बंदे का डीएनए, इस बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में चला जाए, तो सेक्स पिलाई देखने को मिल सकता है। या फिर छोटे छोटे से फिम्बरी भी देखने को मिलेगा जो बैक्टीरिया को अटैच करेगा। कहाँ, जैसे झरना में है तो रॉक से अटैच करेगा, या कोई बैक्टीरिया अगर किसी इंसान को इन्फेक्ट करा तो होस्ट टिश्यू से अटैच करेगा। राइबोसोम तो हम लोग जानते हैं कि वो प्रो और यूकैरियोटिक दोनों सेल में मिलता है। तो डिफरेंस बस इतना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम, एज फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वाला राइबोसोम। अब जो प्रोकैरियोटिक का 70S है वो 50S लार्जर सब यूनिट और 30S स्मॉलर सब यूनिट के मिलने से बना है। जोड़ के 80 मत ले आना।
और जो 80S राइबोसोमल सब यूनिट है हमारा, मतलब 80S राइबोसोम है हमारा यूकैरियोटिक सेल का, इसमें भी 2 सब यूनिट है, तो लार्जर सब यूनिट 60S और स्मॉलर सब यूनिट 40S के मिलने से बना है। और इसका साइज़ 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर हो सकता है। और जब एक सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो इनको हम पॉलीसोम कहते हैं। क्यों जुड़ते हैं mRNA से राइबोसोम? ताकि वो mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट कराएं, ट्रांसलेशन। इंक्लूजन बॉडी मैंने पहले ही बता दिया है, ये तुमको समझ में आ गया होगा। जो 5 किंगडम है उसमें मोनेरा ही खाली प्रोकैरियोटिक है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमल सारे यूकैरियोटिक है। तो इन सब में कॉम्प्लेक्स जो है हम लोगों को मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के साथ साथ न्यूक्लियर इन्वेलप भी देखने को मिलेगा, और इनमें साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, मतलब माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे। हमको प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते हैं। क्रोमोसोम जो है यार, हमको बैक्टीरियल सेल में भी सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिल जाता है, इधर भी मिलता है, यूकैरियोटिक में भी मिलता है। अब प्लांट और एनिमल में डिफरेंस बता रहे, देखो प्लांट में बोल रहा है सेल वॉल है और प्लास्टिड है और वैक्यूल है, एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट, अब ऐसा क्या एनिमल में जो प्लांट में नहीं है? तो एनिमल में सेंट्रियोल है, प्लांट में नहीं है। ये तो डायग्राम है यार, तुम देख लो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल RNA बनता है, और अगर RNA बन गया तो RNA से ही राइबोसोम बनता है, और राइबोसोम बना तभी ना प्रोटीन बनेगा। तो जो भी से ज़्यादा प्रोटीन बनाता है उसमें ज़्यादा राइबोसोम चाहिए, और ज़्यादा राइबोसोम के लिए ज़्यादा RNA चाहिए, और ज़्यादा RNA बनता कहाँ है? न्यूक्लियोलस में। तो किसी भी सेल के न्यूक्लियस में अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस देखने को मिले तो समझ जाना कि दैट सेल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये न्यूक्लियोलस मैंने बता दिया। गोल्जी बॉडी भी हम लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्टली अटैच ही मिलता है, तो इसके बगल में मिलेगा। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर हो गया सेल वॉल, और इधर वाला सेल का ये सेल वॉल, और दोनों सेल वॉल के बीच में मिडिल लैमेला। ये हो गया वैक्यूल, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जो साइज में छोटा होता है, क्लोरोप्लास्ट साइज में बड़ा होता है, छोटे छोटे राइबोसोम, और यहाँ साइटोप्लाज्म, और फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म करने के लिए पेरिऑक्सीसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लाज्मोडेस्टोमाटा 2 सेल को कनेक्ट करने के लिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं मिलेंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स मिलेंगे। ये हो गया लाइसोसोम, सुसाइडल बैग। सेम कहानी यहाँ पे एनिमल सेल में, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोविलाई, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एब्जॉर्प्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर में सेंट्रियोल देख पाओगे यहाँ पे 2, पेरोक्सिसोम वही फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, लाइसोसोम मिल गया, छोटा छोटा राइबोसोम मिला, एक माइटोकॉन्ड्रिया मिला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस, अंदर में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी बॉडी। तो देखो यार, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बस ये कह रहा है ना कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया ना 1950s के दौरान, 1930s के दौरान आ गया था, 1950s लिख रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो उसके बाद ही हम सेल मेम्ब्रेन को देख पाए डिटेल से। और रेड ब्लड सेल को जब हमने ध्यान से देखा तो जाके हमको समझ में आया कि रेड ब्लड सेल यानी एरिथ्रोसाइट में 52% प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में, और 40% लिपिड है। लेकिन प्रोटीन और लिपिड के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलेगा, और उसके अलावा हम लोगों को लिपिड में फॉस्फोलिपिड तो मिलता ही है, मेजर लिपिड जो मिलता है सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड, उसके अलावा और भी लिपिड जैसे कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। तो यार वही चीज़ लिखा हुआ है, जब फॉस्फोलिपिड तुम पढ़े हो बायोमोलिक्यूल्स में भी कि फॉस्फोलिपिड में एक हाइड्रोफिलिक हेड और एक हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, ऐसा देखने को मिलता है। तो सेल मेम्ब्रेन एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, इसमें भी पानी है, और ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें भी पानी है। तो पानी की तरफ होगा हाइड्रोफिलिक हेड, और पानी से दूर होगा हाइड्रोफोबिक टेल। तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड अरेंज्ड होते हैं। वही लिख रहा है कि यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक यानी पोलर हेड है वो बाहरी साइड में है, साइटोप्लाज्म के साइड पे, और जो पानी से दूर भागने वाला हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर वाले साइड में होगा। ठीक है, और ये इंश्योर करता है कि जो पानी से दूर भागने वाला टेल है जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो पानी से बचे। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलेगा। ये डेटा याद रखना, 52% प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड 40% लिपिड। अब यह प्रोटीन का यहाँ डायग्राम देख रहे हो, पूरा अंदर से बाहर तक इंटीग्रल प्रोटीन है। इसको एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, और जो सरफेस प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, इनको एक्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी कॉल्ड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल। सो पेरिफेरल लाई ऑन द surface and integral are either totally buried or partially buried, like this one, partially buried in the membrane. अब देखो यार, एक्चुअल में 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। फ्लूइड क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि लिपिड्स जो है ना वो फ्लूइड यानी मूव कर रहे हैं,
और मोज़ाइक क्योंकि इसमें रखे हुए ना इस तरह से प्रोटीन, तो फ्लूइड इज़ फॉर लिपिड एंड मोज़ाइक इज़ फॉर प्रोटीन, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ऑलमोस्ट फ्लूइड नेचर यानी क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ, है ना, लिपिड इनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड मूवमेंट करते हैं, तो वही यहाँ पे बाइलेयर में इन्होंने कहने की कोशिश की। अब ये फ्लूइड है तो क्यों, मतलब क्या फ़ायदा सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी का, तो सेल आराम से ग्रो करेगा। रिजिडिटी होती तो ग्रो करने में प्रॉब्लम होती। जंक्शंस नए नए बन सकते हैं, कुछ भी बाहर से क्रिएट करना आराम से कर सकते हो, अंदर लेना हो आराम से ले सकते हो। सेल को डिवाइड करना है तो उसमें भी शेप साइज चेंज होती रहती है ना, बड़ा सा सेल 2 छोटे सेल में टूटता है, तो फ्लूइड नेचर का होगा तभी ये काम ढंग से हो पाएगा। उसके अलावा ये कह रहा है कि चीज़ों को अपने दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। तो मान लो ये मेरा सेल है, मान लो ये मेरा सेल है और सेल के बाहर ए है बहुत ज़्यादा, अंदर है ए बहुत कम, तो ए जो है हाई टू लो कंसंट्रेशन अपने आप पैसिवली आ जाएगा। अगर ये ए एक फैटी नेचर का है, नॉन पोलर है, लेकिन अगर यही ए पोलर नेचर का है, कोई आयन है, तो इसको इस सेल के अंदर, ये इधर हाई है इधर लो है, सोडियम इधर लो है, लेकिन अंदर आना तो इसको एक प्रॉपर प्रोटीन की, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लिपिड को नॉन पोलर चीज़ को क्रॉस करके नहीं आ सकता। लेकिन मान लो कि हमने पढ़ा है ना सोडियम पोटेशियम पंप, तो सोडियम पोटेशियम पंप में हम ये बात साफ साफ जानते हैं कि अंदर में सोडियम जो है उसको बाहर फेंकते हैं हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप से। तो सोडियम अंदर में ऑलरेडी क्या था कम, और बाहर में सोडियम ज़्यादा था, तो कम से ज़्यादा फेंकने में हम क्या करें, एनर्जी लगाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। सेल वॉल, सेल वॉल यार देखो प्लांट में मिलता है, प्लांट में मिलेगा सेलुलोज का, फंगस में मिलेगा काइटिन का, बैक्टीरिया में मिलता है पेप्टिडोग्लाइकन का। तो वही लिख रहा है कि जो छोटा वाला प्लांट है, पुराना प्लांट एल्गी, सेल वॉल सेलुलोज तो बने मिलेगा ही, गैलेक्टिन मतलब गैलेक्टोज यूनिट्स, मैनन यानी मैनोज के मिलने से बनने वाला, और रेड एल्गी में कैल्शियम कार्बोनेट का भी तुमको सेल वॉल मिलेगा। उसके अलावा बाकी प्लांट्स में तुमको सेलुलोज के अलावा ये हेट्रोपॉलीमर, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज एक पॉलीमर है, होमोपॉलीमर, और ये हेट्रोपॉलीमर, और पेक्टीन और प्रोटीन। तो इन सब, पेक्टीन जो है ना वो गैलेक्टोरोनिक एसिड, मतलब अलग अलग तरह का ये बायोमोलिक्यूल के मिलने से बना हुआ है। तुमको सेल वॉल में प्रोटीन भी मिल जाएगा, ये बात याद रखना। तो यार देखो जो सेल वॉल यंग प्लांट का है ना वो बड़ा हो सकता है, ग्रो कर सकता है, प्राइमरी है, लेकिन अगर वो सेकेंडरी बन गया और सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ बनता है तो फिर उसका जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे घट जाता है, डिमिनिश हो जाता है। और मिडिल लैमेला क्या है, ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल, इन दोनों के बीच में सीमेंटिंग का काम करेगा, है ना, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनेगा। और मान लो इस सेल को और इस सेल को एक दूसरे से चीज़ें ट्रांसफर करनी है तो प्लाज्मोडेस्टोमाटा के थ्रू करेगा, तो वही जो है ना मिडिल लैमेला और सेल वॉल जो है वो प्लाज्मोडेस्टोमाटा के थ्रू ट्रांसवर्सली बाइसेक्ट हो जाएगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो मिल के साथ काम करते हैं, याद रखना है GERLV यानी गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल। कैसे, तो हम सब जानते हैं GERLV में सबसे पहले ER जो है वो क्या करेगा, वो प्रोटीन बनाएगा, अगर वो RER है तो, अगर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो लिपिड बनाएगा। तो ये दोनों जाएगा इस गोल्जी बॉडी में, पैकेजिंग हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में, क्योंकि गोल्जी बॉडी में ना ग्लूकोज ग्लाइकोजन ट्रांसफ़र करने वाले बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और फिर क्या करेगा कि वो पैकेजिंग करके बाहर निकालेगा। तो तुम देख पाओगे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ है ना ER ऐसे जुड़े होते हैं, अगर उनमें ऐसे राइबोसोम है तो RER, नहीं है राइबोसोम तो SER, और ये न्यूक्लियर पोर्स है जिससे प्रोटीन और मतलब प्रोटीन और RNA जो है ना सेल को यानी कि न्यूक्लियस को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो RNA है स्पेशली rRNA वो कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में, तो बन के बाहर जाएगा ना राइबोसोम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कहानी है। आप मान लो mRNA अगर न्यूक्लियस के अंदर बना है, इसको प्रोटीन में कन्वर्ट होना है तो ये न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ER इतना बड़ा होता है ना कि ER के अंदर की चीज़ें, इनसाइड ER को हम लोग ल्यूमिनल, और जो बाहर में होता है ना उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट कह देते हैं ER को, ER के बेसिस पे सेल के पार्ट को डिवाइड करके। अब ER के ऊपर राइबोसोम होंगे तो RER, नहीं होंगे तो SER। तो RER प्रोटीन बनाता है और जो SER है वो लिपिड बनाता है, जैसे लिपिड से बनने वाले हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। गोल्जी बॉडी, तो देखो और गोल्जी बॉडी जो है ना वो काफ़ी डेंसली कलर्ड हो जाता है ना, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसको ढूंढा था, तो कहीं ना कहीं अपने नाम पे इन्होंने नाम दे दिया। डायमीटर तुमको याद रखना है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर है, और इसमें अलग अलग जो है ना ऐसे लंबे लंबे सिस्टर्न एक दूसरे से पैरेलली ऐसे स्टैक्ड होते हैं। तो इनका 2 फेस होता है, एक होता है कन्वेक्स फेस और एक होता है कनकेव फेस। तो यहाँ से चीज़ें अंदर आती है और यहाँ से मैच्योर होकर बाहर निकलती हैं, तो कन्वेक्स वाले को सिस फेस और कनकेव वाले को ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर अंदर में प्रोटीन आया तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन में, और अंदर में लिपिड आया तो ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर दें।
लाइसोसोम हम जानते हैं सुसाइडल बैग है, और ये भी जो है ना गोल्जी बॉडी के अंदर ही वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनता है। इसमें सारे जो एंजाइम्स हैं ना लाइसोसोम सुसाइडल बैग में, जैसे लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेज, या न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस, ये सारे एसिडिक पेज पे काम करता है। वैक्यूल हम सब जानते हैं प्लांट सेल में मिलता है, जो बड़ा वाला वैक्यूल है, जिसके सेल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि प्लांट के पास सेल वॉल है तो उसे कचरा बाहर नहीं निकाल सकता, तो अंदर में ही स्टोर करने लगता है, और धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूक्लियस को भी साइड करके 90% जगह सेल का ले लेता है। अब देखो मान लो इस सेल में ये वैक्यूल है और इसमें पहले से बहुत सारा कचरा है, लेकिन थोड़ा सा कचरा यहाँ भी है, तो कचरा तो अभी हाई कंसनट्रेशन पे यहाँ वैक्यूल के अंदर है, यहाँ तो लो है, तो लो से हाई जाने में तो एनर्जी लगेगी, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो से हाई जाने में एनर्जी लगेगी, अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा वैक्यूल। अमीबा में भी एक वैक्यूल है, वो उतना प्लांट वाला बड़ा वाला वैक्यूल नहीं है। देखो अमीबा फ्रेश वाटर में रहता है, तो फ्रेश वाटर में रहता है तो पानी इसके अंदर आता रहता है ना, ऑस्मोसिस है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, तो पानी आता है तो ये फट ना जाए, इसलिए क्या करता है ना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना के एक्सेस पानी को स्टोर करता है, स्टोर नहीं करता मतलब उसको बाहर निकाल देता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से पानी बाहर निकालता है, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्स्ट्रा पानी को बाहर नहीं, एक्सक्रीशन। बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो कि खाना पीना अंदर लेते हैं, तो फूड वैक्यूल बनाते हैं फैगोजोम, और लाइसोजोम से इसको फ्यूज कर देते हैं, तभी तो खाना डाइजेस्ट होगा, तो फूड वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया यार साइज में थोड़ा छोटा है, जब तक अच्छे से स्टेन नहीं करोगे नहीं दिखेगा। और यार तुम जानते हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एरोबिक रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, तो जो सेल जितना ज़्यादा रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व है उसमें उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में 2 मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन है एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो नॉर्मल है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में ऐसे इनफोल्डिंग्स हैं जिसको हम क्रिस्टा बोलेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, दोनों का अंदर वाला मेम्ब्रेन कम परमिएबल होता है, लेस परमिएबल होता है, और अंदर में जो स्पेस है इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो 2 एक्वस कंपार्टमेंट है यहाँ पे, एक तो 2 मेम्ब्रेन के बीच में और एक अंदर में यानी मैट्रिक्स, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। अब ये रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व है तो तुम जानते ही हो, तो दोनों पे अपने अलग अलग एंजाइम्स हैं, जो बात यहाँ पे तुमको लिखी हुई है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों मेम्ब्रेन के पास अपना अपना एंजाइम्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में इन्वॉल्व है। एटीपी यहाँ पे हम बनाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल है, जानते हो। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों बैक्टीरियल सेल की तरह दिखने वाले ऑर्गेनल्स हैं, तो इन दोनों में हम लोगों को बैक्टीरियल सेल वाला राइबोसोम 70S, उसके अलावा कुछ कुछ RNA, थोड़ा सा सर्कुलर DNA, ये सब देखने को मिलेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया भी बैक्टीरिया की तरह फ्यूजन से डिवाइड करता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2। प्लास्टिड का बहुत सारा टाइप होगा, अगर कलर रखा है ग्रीन वगैरह तो क्लोरोप्लास्ट, अगर बाकी कलर्स हैं तो क्रोमोप्लास्ट, और अगर कलरलेस है तो ल्यूकोप्लास्ट। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा और बाकी ऑरेंजिश कैरोटिनॉइड पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस करने में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट होंगे जो फोटोसिंथेसिस में नहीं, बाकी कलर वाला जैसे कैरोटीन हो गया, ऑरेंज वाला ज़ैंथोफिल, येलो वाला, ये सारा मिलेगा। जैसे कि आम को देखा ना, मतलब ऑरेंज दिखता है, गेंदा का फूल ऑरेंज दिखता है, तो उन सब में काफ़ी सारा प्लास्टिड्स है, जो कौन सा टाइप वाला है, क्रोमोप्लास्ट। और कलरलेस जो प्लास्टिड होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं, जिनको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूको याद करो, WBC, वाइट ब्लड सेल, वाइट कोई कलर नहीं, ल्यूको, तो यहाँ भी कोई कलर नहीं होगा प्लास्टिड में, तो ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। तो अगर वो जो है ना वो स्टार्च यानी कि अमाइलोपेक्टिन याद करो, स्टार्च को स्टोर करेगा तो अमाइलोप्लास्ट, ऑयल को स्टोर करेगा तो इलायोप्लास्ट, हाँ यहाँ ऑयल और फैट को स्टोर करेगा इलायोप्लास्ट, और अगर वो प्रोटीन को स्टोर करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट। जैसे तुम मस्टर्ड ऑयल, ये सब मस्टर्ड प्लांट में इलायोप्लास्ट तुमको मिलेगा, पोटैटो में स्टार्च होता है तो अमाइलोप्लास्ट मिलेगा, और अगर मेज देखो तो उसमें एरियोप्लास्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे भी 2 मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, और अंदर में जैसे थैलाकॉइड ऐसे ऐसे, ये एक थैलाकॉइड हो गया, ऐसे ऐसे स्टोर्ड है ना कॉइन के पाइल्स की तरह, तो उसको हम ग्रेना कहेंगे। अब 2 इस तरह से ग्रेना के बीच में भी हमको थैलाकॉइड देखने को मिलेगा, तो इस थैलाकॉइड को हम लोग इंटरग्रेनल थैलाकॉइड या फिर इसको स्ट्रोमा इस एरिया को बोलते हैं। स्ट्रोमा में जो लेयर है यानी स्ट्रोमा लैमली भी इसी को कह सकते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह, ये सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल ग्रीन एल्गी, तो इसमें हमको एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, जबकि प्लांट के मीजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग शेप हो सकता है यार, जैसे कि लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वायड, रिबन जैसा, रिबन वाला तो याद रखना स्पाइरोगाइरा में मिलता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यहाँ भी 2 लेयर हैं, इनर वाला लेयर कम परमिएबल, बाहर वाला ज़्यादा परमिएबल, और बाकी चीज़ें मैंने तुमको बता दिया है। यहाँ भी तुमको राइबोसोम 70S मिलेगा अंदर में, और तुमको RNA मिलेगा, स्मॉल सर्कुलर DNA मिलेगा, राइबोसोम वगैरह मिलेगा, जबकि सेल के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम मिलता है। अब राइबोसोम क्या है, तो कोई भी राइबोसोम में 2 सब यूनिट, एक लार्जर एक स्मॉलर, और प्रो और यूकैरियोट दोनों में हमको राइबोसोम मिलता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का, और यू में 80S टाइप का होता है।
जो प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम है, ये हम लोगों को 50 और 30s के मिलने से बनता है, और ये जो है 80s वाला वो 60 और 40s के मिलने से बनता है, ये तो सबको पता है। राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज पैलेट ने की थी 1953 में, और ये जो राइबोसोम है इसमें खाली RNA नहीं मिलता बल्कि इसमें प्रोटीन भी होता है, तो तुमको ये बात याद रखनी है। एस जो है ना सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, यानी स्वेडवर्स यूनिट है, यहाँ पे याद रखना है, जो डेंसिटी और साइज का इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हमको सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, प्रो में नहीं मिलते, जो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है हमारा, अभी आगे पढ़ेंगे, अभी तो बताया नहीं मैंने, सीलिया, फ्लैजला, ये सब में मिलेगा। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट्स को बोलते हैं, जो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है या मसल कॉन्ट्रैक्शन में, और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी हेल्प करता है रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए। नाम ही साइटोस्केलेटन है तो स्केलेटन का काम करेगा। तो यहाँ पे सीलिया फ्लैजला का डायग्राम है, पहले पढ़ लेते हैं सीलिया फ्लैजला क्या है। तो सीलिया और फ्लैजला आप जानते हो, सीलिया जो है ना ऐसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर है जो ओर की तरह, यानी नाव का जो ओर होता है उसकी तरह काम करेगा, या तो पूरे सेल को मूव कराएगा जैसे पैरामीशियम में पूरा सेल मूव करेगा, या फिर सराउंडिंग फ्लूइड को, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में फ्लूइड को मूव कराने का काम करेगा। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजला है, लेकिन वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है यूकैरियोटिक फ्लैजला से, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के फ्लैजला में साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं मिलेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे ना सीलिया या फ्लैजला का, तो इनका जो कोर है, कोर ये जो पूरा चीज़, इसको एक्सोनीम कहता है, और एक्सोनीम जो है ना उसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स गोल गोल जो दिख रहे हैं, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किए हुए लंबे लंबे माइक्रोट्यूब्यूल्स को TS में कट करेंगे तो उसे गोल गोल दिखेंगे। और एक्सोनीम में यानी कि जो ये तुमको स्ट्रक्चर, इसमें तुमको 9 डबल ये जो डबल स्ट्रक्चर है, ये 9 डबलेट्स देखने को मिलेंगे, और ये सारे जो है ना 9 डबलेट्स ऑफ रेडियल यानी रेडियस पे अरेंज है ऐसे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और बीच में पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे। तो इस अरेंजमेंट को हम 9+2 कहेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स इज प्रेजेंट इन द सीलिया और फ्लैजला, 9+2 अरेंजमेंट, जो भी मूव करता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और यार देखो ये जो बीच में 2 है ना, ये ऐसे सेंट्रल शीट से ऐसे कवर्ड है, और तुमको दिख रहा है कि ये जो डबलेट है, इस डबलेट में से किसी एक से ये रेडियल स्पोक निकला हुआ है जो सेंट्रल शीट से अटैच्ड है। तो कितने रेडियल स्पोक्स तुमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे? 9, क्योंकि डबलेट्स 9 है। और सीलिया फ्लैजला जो है इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब एक डबलेट एक दूसरे डबलेट से, ये जो इंटर डबलेट जो ये ब्रिज तुमको दिख रहा है, तो ये जो इंटर डबलेट ब्रिज है इससे कनेक्टेड होता है। तो इसको जो है यहाँ पे इंटर डबलेट ब्रिज को लिंकर कहा जा रहा है। अब ये भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया है कि ये जो चीज़ तुम देख रहे हो, ये तो एक्चुअल में तुम उसके है ना मेन पार्ट का, यानी कि जो सीलिया है, फ्लैजला है, उसका फॉर एग्जांपल तुम फिलामेंट का TS देख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में उस सीलिया फ्लैजला में तो सिर्फ फिलामेंट तो होता नहीं, बेसल बॉडीज़ भी होती है, लिंगर प्रोटीन जो होते हैं अटैच हुक्स वो भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है तुमको जो उसका बेसल बॉडी है सीलिया या फ्लैजला का, वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से बनता है। तो सवाल आता है सेंट्रियोल क्या है? तो सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ तुमको एनिमल सेल में मिलेगा। 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, तो वो मिल करके सेंट्रोसोम बनाते हैं, और उनके आसपास जो है मटेरियल, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, उनको घेरने वाला अलग तरह का मटेरियल देखने को मिलता है। कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वो भी, क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रियोल दिखता ऐसा है, बस बीच में यहाँ पे कोई डबलेट नहीं होता, बीच में ना सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है, और ये सारे जो भी बीच वाले प्रोटीन है जो हब कहलाते हैं वो इस तरह से अटैच होते हैं। साइड वाले 9 ट्रिपलेट, यहाँ जैसे डबलेट है ना सीलिया फ्लैजला में, सेंट्रियोल में यहाँ पे 9 होते हैं लेकिन वो ट्रिपलेट होते हैं, और उन ट्रिपलेट से बीच वाला प्रोटीन हब जुड़ा होता है। तो कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो वही यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा है कि सेंट्रियोल में जो है इन विच ईच सेंट्रियोल हैज़ अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्ट व्हील, क्योंकि इनमें भी 9 इवनली प्लेस्ड पेरिफेरल ट्यूब्यूल मतलब माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं, लेकिन हर एक जो पेरिफेरल फिब्रिल है वो डबलेट नहीं, वो ट्रिपलेट है। और जैसे कि यहाँ पे जो डबलेट्स थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे इंटर डबलेट ब्रिज यानी कि लिंकर से, है ना, इंटर डबलेट ब्रिज यानी कि लिंकर से, वैसे ही सेंट्रियोल्स में भी ये जो ट्रिपलेट्स हैं वो भी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। बीच वाला जो प्रोटीन वाला पार्ट मैंने बोला ये हब है, इसमें कोई भी यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल नहीं मिल रहा है, 9+0 अरेंजमेंट होता है, और पेरिफेरल जो भी ट्यूब्यूल्स हैं उनसे ये रेडियल स्पोक से जुड़ा होता है। और अभी तुमने यहाँ भी ये लाइन पढ़ा कि जो सीलिया और फ्लैजला है ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर
इसका बेसल बॉडी बनाता है। वो भी यहाँ पे लिखा है सेंट्रियोल बनाता है बेसल बॉडी सीला और फ्लैजला का। और सीला फ्लैजला का बेसल बॉडी बनाने के अलावा सेंट्रियोल का जो मेन काम है वो यहाँ लिख रहा है कि सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। जानते हैं ना, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो मेटाफेज प्लेट पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे जुड़ते हैं। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। न्यूक्लियस 1831 में यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने इसको बेसिक डाई से इस तरह से स्टेन किया और देख पाया। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है ना, ये बेसिक लविंग नहीं है, ये एसिडिक लविंग है। अब ये तो अजीब बात है कि डीएनए तो यार जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये बेस लविंग होना चाहिए, बेसोफिलिक होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों है एसिडिक डीएनए? क्योंकि वहाँ पे फॉस्फेट चीज़ है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोलस है इनमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी जो मेन डीएनए इनमें कौन से प्रोटीन ज़्यादा होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोलस में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये किस डाई से स्टेन होता है? तो ये बेसिक डाई की जगह एसिडिक डाई से स्टेन होता है। तो ये सब बातें बाद की हैं, खैर वो सब एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब हम न्यूक्लियस को देखेंगे तो हमको यहाँ पे ऐसे क्रोमैटिन बीड ऑन स्ट्रिंग देखने को मिलेगा। तो बीड ऑन स्ट्रिंग है जो क्रोमैटिन है, इसका नाम, क्रोमैटिन का नाम फ्लेमिंग ने दिया था। अब इंटरफेज में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर हम लोग मेटाफेज में जाएंगे तो मेटाफेज में हमको क्रोमोजोम प्रॉपर दिखेंगे। वही बोल रहा है। अच्छा, न्यूक्लियोलस बताया था ना मैंने अभी, न्यूक्लियोलस आरआरएनए को बनाता है। तो जिस भी सेल को ज़्यादा प्रोटीन बनाना है उसको ज़्यादा राइबोसोम चाहिए, तो ज़्यादा आरआरएनए चाहिए, तो उसके में अंदर में न्यूक्लियोलस ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, इनके बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसका साइज़ याद रखना 10 to 50 नैनोमीटर इसका साइज़ होता है। न्यूक्लियर पोर में ना बताया था, न्यूक्लियर लेवल पे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। तो उन पोर से क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर के जो भी आरएनए बना है वो सारा बाहर जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगी। न्यूक्लियस का बाहर वाला मेम्ब्रेन में तुमको राइबोसोम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस से ईआर जुड़ा हुआ है ना, तो ईआर पे राइबोसोम होगा, आरईआर पे तो उस पर भी होगा। तो ये सारी चीज़ है। पूछ रहा है बताओ कौन सा सेल है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, तो तुम यहाँ पे स्केलेटल मसल का नाम ले सकते हो, है ना। और पूछेगा कि कौन सा सेल है जिसमें एक भी न्यूक्लियस नहीं है, तो तुम आरबीसी का या सीव ट्यूब सेल्स का नाम ले सकते हो, न्यूक्लियस नहीं होता उनमें, ठीक है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमैटिन होगा, ठीक है। न्यूक्लियोलस किसी चीज़ से कवर्ड नहीं है, उसका जो भी मटेरियल है वो बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म से मतलब कनेक्शन में। और न्यूक्लियोलस क्या करता है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। लार्जर एंड मोर नंबर ऑफ अभी मैंने बोला कि जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियोलस मिलेगा उसमें उतना ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता होगा। अब यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहा है कि देखो डीएनए मिलेगा, डीएनए के अलावा बेसिक प्रोटीन हिस्टोन मिलेगा क्रोमोसोम में, ये बात सही है। लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी तुमको देखने को मिल सकता है न्यूक्लियोलस में। अब पूरा अगर इंसान के एक सेल के डीएनए को सीधा मतलब कर दो तो उसमें तुमको 2 मीटर लंबा तुमको पूरे 46 क्रोमोसोम में डीएनए देखने को मिलेगा। 12th में इसको डिटेल से अभी जो अगला मैं रिकॉर्ड करूँगी वो हमारा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस में इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो यार, जो धंसावा पार्ट है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, इसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं, जिसपे तुमको इस तरह का स्ट्रक्चर काइनेटोकोर देखने को मिलेगा, डिस्क लाइक। तो मान लो धंसावा पार्ट एकदम एग्जैक्टली बीच में है, तो उस क्रोमोसोम में दोनों जो आर्म्स होंगे बराबर लेंथ के होंगे, उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। मान लो धंसा वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेंटर से दूर है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस सेंट्रोमियर को हम लोग बोलेंगे कि ये थोड़ा सा दूर है, तो दोनों आर्म जो है वो एक लेंथ के नहीं है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इसको कहेंगे। एकदम इंड के पास में है तो इसको एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे, और एकदम इंड पे है तो इसको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। तो सेंट्रोमियर यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे सेंट्रोमियर टर्मिनल है, यहाँ पे क्लोज टू इंड है सेंट्रोमियर, यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर पे। देखो कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं इंसान में, टोटल 5 क्रोमोसोम्स हैं ना, क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 और 22। तो ये जो 5 क्रोमोसोम्स हैं, इन पांचों में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यानी सेंट्रोमियर के अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलता है। तो उसके बाद जो छोटा सा डीएनए उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारे पास जो 13 नंबर क्रोमोसोम है वो एक पेयर में होता है, तो टोटल 5 पेयर क्रोमोसोम यानी टोटल 10 जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, उनमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और सैटेलाइट डीएनए देखने को मिलता है। वही लिख रहा है, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग, वो कलर नहीं होते, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट कॉन्स्टेंट लोकेशन, फिक्स्ड है, एंड दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट विच इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। अब जैसे मैंने इंक्लूजन बॉडी बताया था ना प्रोकैरियोट्स में, तो माइक्रो बॉडी होता है यूकैरियोट्स में, है ना। तो माइक्रो बॉडी जो है ना उसमें क्या होता है कि बहुत सारा एंजाइम होता है, जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलेगा। एंजाइम स्टोर करने के लिए माइक्रो बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं। तो समरी पे आते हैं, सारे एनिमल्स में सेल्स हैं, सेल्स के अलग अलग एग्रीगेशंस हैं, तो उनको यू या प्रोकैरियोटिक पे डिवाइड कर सकते हैं न्यूक्लियस को देख करके। प्लांट सेल में सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है।
और इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारी चीज़ें बताए रहे कनेक्टेड है एक दूसरे से। सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल जो है ना, ये बेसल बॉडी बनाएगा सीला फ्लैजला का, चलने वालने में हेल्प करेगा। स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करेगा सेल डिवीजन के दौरान। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें ईआर के बारे में लिख रहा है। ईआर में जो है तुमको सिस्टर्ना या टिब्यूल्स देखने को मिलेगा। स्मूथ या रफ हो सकता है। सिस्टर्ना तुमको गोल्जी बॉडी में भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, ईआर जो है वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, है ना। अब प्रोटीन मतलब लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन, ये सब के सिंथेसिस में ईआर इन्वॉल्व होगा। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या लिख रहा है, गोल्जी बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट एंड सैक, यस, क्योंकि वो पैकेजिंग में हेल्प करता है। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के बारे में यहाँ लिख रहा है कि सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इसमें एंजाइम वगैरह होते हैं सारे बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए। राइबोसोम जो है उसमें वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ईआर पे मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व है, जबकि क्लोरोप्लास्ट का बात करेंगे तो उसमें भी फॉस्फोराइलेशन होगा, लेकिन वहाँ पे फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट के प्रेजेंस में फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे बता रहा है कि डबल मेम्ब्रेन होगा किस में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो स्मूदी होगा, और अंदर वाला जो लेयर होगा वो क्रिस्टी में इस तरह से टूटा हुआ होगा, मतलब इस तरह से इनफोल्डिंग्स दिखाएगा। तो यही सारी चीज़ें यार दी गई हैं, वैसा कुछ खास यहाँ पे समरी में मेरे को तो दिख नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को पहला है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड सेल, यही गलत है, बाकी सारा तो यार सही लग रहा है यार। ठीक है, विद इन द सिंगल सेल। ठीक है, न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब यहाँ पे मैच करना है तो थाइलाकोइड को तुम मैच करोगे, यहाँ पे स्ट्रोमा वाले से मैच कर दो। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में तुमको क्या देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में तुमको क्रिस्टी और सिस्टर्नी तुमको गोल्जी बॉडी में देखने को मिलेगा। करेक्ट क्या है, तो सेल में न्यूक्लियस है, ये तो गलत बात है, सारे सेल में तो न्यूक्लियस नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता दोनों में, ये सही है। प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। मेसोसोम क्या है, तो इनवर्ड इनफोल्डिंग्स है, इसका फंक्शन रिस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूट्रल सोल्यूट कैसे मूव करेंगे, डायरेक्टली मूव कर देंगे यार, पोलर सोल्यूट सेम वे मूव करेंगे, नहीं, उनको प्रोटीन चाहिए। दो सेल ऑर्गेनेल बताओ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग काम हो सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ऑयल को स्टोर कर सकता है ना, या फिर जो है तुम्हारा कलर को स्टोर कर सकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, तो उसका फंक्शन है रिस्पिरेशन। फंक्शन बताओ और डायग्राम तो बना देना यार। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो न्यूक्लियस जो है वो नेकेड है, उसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्लाज्मिड मिल सकता है, और उनमें जो सेल मेलअप है 3 लेयर का बना है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डिवीजन ऑफ लेबर, या सेल अपना डिवाइड किया है ना, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। इवन ऑर्गन्स में भी डिवीजन है। सेल बेसिक यूनिट है, सही बात है, मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। न्यूक्लियर पोर क्या है, न्यूक्लियर पोर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स हैं, चीज़ें इधर से उधर जा सकती हैं। तो लाइसोसोम और वैक्यूल इंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। हाँ, तो लाइसोसोम सुसाइडल बैक एंजाइम्स को स्टोर करता है, और वैक्यूल जो है वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। अगर वैक्यूल की चीज़ों को अगर डाइजेस्ट होना है तो लाइसोसोम से फ्यूज़ हो जाएगा, जैसे फूड वैक्यूल जाके फ्यूज़ हो जाएगा। डायग्राम बनाना है यहाँ पे। सेंट्रोमियर क्या है, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, पोजीशन फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यस, अगर बीच में है सेंट्रोमियर तो मेटासेंट्रिक, है ना, तो इस तरह से एंड पे है तो टीलोसेंट्रिक। तो ये सारी बातें। तो डायग्राम बनाना है यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट समरी। मैं एक बार यहाँ पे जो फर्स्ट पेज पे जो हमारे साइंटिस्ट रहते हैं, है ना, तो इनके बारे में इनसे क्वेश्चन शायद आया था कि रामचंद्रन, ये साउथ के थे, ठीक है, तो बहुत आउटस्टैंडिंग फिगर थे प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर में। इनको प्रोटीन में उतना इंटरेस्ट इनके एक दोस्त ने ही जगाया था, तो इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ बायोपॉलीमर का ये फाउंडर थे, और मद्रास तो जानी रहो साउथ में। तो इन्होंने क्या किया था, कोलेजन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी, और नेचर पब्लिश्ड इन नेचर इन 1954, ठीक है। और फिर इन्होंने कन्फर्मेशनल अलाउड confirmation of protein through Ramachandran plot, and it was the most outstanding contribution in the structural biology, ठीक है। तो कैसे प्रोटीन दिखते हैं, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन अपने प्लॉट के थ्रू इन्होंने अभी 1922 में एक बहुत छोटे से टाउन कोचीन, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, और उनके फादर बहुत देखो फादर मदर, तो फादर मदर से ही इफेक्ट पड़ेगा। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे लोकल कॉलेज में, और इन्होंने इनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जगाया, प्रोटीन में इनका उस समय नहीं जगा। लेकिन जब ये ग्रेजुएट हो गए
है ना। देखो फिज़िक्स इन्होंने किया था मद्रास से ही, लेकिन फिर पीएचडी इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया। और फिर वहाँ पे जो है ना इनके एक फ्रेंड थे लिनस पॉलिंग, उनके से काफ़ी डीपली इन्फ्लुएंस हो गए और अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट पे ये पॉलिंग जी काम कर रहे थे। तो फिर इन्होंने भी बोला कि यार अल्फ़ा बीटा मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, तो मैं भी किसी प्रोटीन पे इन्फ्लुएंस हो गए। कोलेजन का इन्होंने स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया। 2001 में ये 78 के एज पे पास हो गए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट JN रामाचंद्रन। सो आई होप ये पूरा चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT से, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। थैंक यू।